क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी मानसी दवे। बाजार देखिए आज ना थका देने वाला है। थका देने वाला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप पिछले 4-4.5 घंटे से निफ्टी के लेवल देखेंगे तो 40-45 अंकों के बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है। और ये रेंज परेशान इसलिए भी कर रही है क्योंकि आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर कई बार हम हलचल देखते हैं, उथल पुथल देखते हैं, लेकिन बाजार आज बहुत ही शांत है। स्टॉक्स में भी चर्निंग अगर हम देखेंगे तो ना के बराबर है। निफ्टी बैंक में हालांकि हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सुधार जरूर है लोअर लेवल से। अब जो गिरावट है वो करीब 200 अंकों के आसपास की है। लेकिन एक चीज इस कमजोरी के, इस सुस्ती के, इस रेंज के बाजार में है और वो है मार्केट के ब्रेथ। एडवांस डिक्लाइन आप रेशियो देखिए, 750 शेयर कमजोर हैं तो करीब 1900 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो कल बाइंग हुई थी आज भी वो बाइंग कंटिन्यू हो रही है। सेम सेक्टर में नहीं हो रही है लेकिन स्टॉक्स में मोमेंटम ठीक ठाक है। कल की जितनी नहीं है लेकिन बाइंग कंटिन्यू होना एक राहत के संकेत जरूर दे रहा है। आज अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल्स में चुनिंदा बाइंग है। श्रीराम फाइनेंस आज निफ्टी का टॉप गेनर है, 4% की तेजी है। लेकिन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, ये कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो ना सिर्फ निफ्टी बैंक पर बल्कि पूरे बाजार पर भी दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और कंजम्पशन का खेमा भी आज थोड़ा ढीला है। अगर हम कंजम्पशन को ब्रॉड करके देख लें तो उसमें आप मारुति सुजुकी देखिए 2% नीचे है। ईवी को लेकर नई स्ट्रेटजी आई है, इसके चलते यहां पर कमजोरी हो रही है। लेकिन बड़ी बात है आपकी स्क्रीन पर निफ्टी करीब 30 अंक गिरकर कारोबार कर रहा है, 22,900 के आसपास इस वक्त आप देखेंगे। इसके अलावा अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो 200 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं। 49,350 के स्तर इस वक्त आपको निफ्टी बैंक में दिखेंगे। तो निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से थोड़ा सा सुधार हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन अभी भी जो माहौल है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड का ही है। मेटल शेयरों में चमक आई है। नाल्को करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है और बाकी भी कुछ स्टॉक्स में आज हम तेजी देख रहे हैं। पीएसयू बैंकों में खरीदारी है। हालांकि वेटेज के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वो बैंक्स, तो इसके चलते वो नोटिस नहीं होते हैं। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया करीब 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। और आज ऑटो एंसिलरी शेयरों में जबरदस्त जोश है। आप हमारा राजा को देखिए, करीब 8-8.5% के आसपास की बढ़िया तेजी है। कल के सत्र में हल्की सी गेंस थी, आज उस गेंस को बहुत तेज रफ्तार से बढ़ाया है। बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये शेयर गिरा बहुत है और गिरने के बाद अब ये बाउंस बैक कर रहा है। कितना सस्टेन करेगा इस पर आगे हम अपने स्टॉक्स को लेकर जब चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट से तो इस पर हम मंथन आगे कर लेंगे। लेकिन ये रही बाजार की 5 बड़ी बातें। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ध्वनि पटेल और ओशो कृष्ण हमारे साथ हैं। ध्वनि जी, ओशो जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। शुरुआत ओशो आपसे करेंगे। एक बार निफ्टी के लेवल चेक कर लेते हैं। आज आपको भी थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है क्या निफ्टी के लेवल्स को देख के? 10 बजे के बाद तो कोई लग रहा है चेंज ही नहीं हुआ। ओशो, क्या करें? बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सबसे पहले यस, आपने जैसा बताया कि आज बेंचमार्क इंडेक्स या दोनों ही इंडेक्स को अगर हम लेकर के देखें तो दोनों इंडेक्स में काफी लैकलस्टर मूवमेंट है। दोनों ही इंडेक्स में ट्रेड निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव टर्न अराउंड हो रहा है आज के लिए। नो डाउट इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी जैसा कोई भी व्यू बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ही 50-40 पॉइंट्स के अंदर ही मूव कर रहा है, सो बहुत ही लिमिटेशन है इसमें। बट अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स को देखते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी स्ट्रांग है, तो हम अपना फोकस इस वक्त पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही रखना चाहिए। निफ्टी में मुझे लगता है कि जब तक अपने 23,000 के जोन के ऊपर नहीं निकलता है तब तक कोई ट्रेड, बहुत स्ट्रांग ट्रेड्स नहीं बनते हुए नजर आएंगी। बट जो पिछले 4 दिन में सेटअप बना है, लोअर जोन पे काफी स्ट्रांग बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिलती है। तो अब हम देख रहे हैं कि 22,800 780 के आसपास अगर स्पॉट पे जाता है तो वहां से एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन आता है। हायर लेवल्स पे 22,950 से 23,000 का पड़ाव है। वेट करना चाहिए जब तक 23,000 डिसाइसिवली क्लोज नहीं करता है, तब तक बेटर है कि इंडेक्स में से साइडवेज रहें एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेकर के चलें। और ये एडवाइस जो लगातार हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं काफ़ी रैशनल एडवाइस और सही एडवाइस है इस वक्त, क्योंकि मार्केट जितने वॉलेटाइल है ऐसे में आपको रणनीति क्या बनानी है ये बेहद जानना ज़रूरी है।
इंडेक्सेस को एक बार वॉच लिस्ट में रखना है, लेकिन ओशो का मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बाजार में ढेर सारी बनती हुई दिखेगी। हो भी क्यों ना, इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी नजर आ रहे हैं मार्केट्स में। देखिए, मार्केट जो है वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव है और कहीं कहीं कमजोरी के साइंस भी नजर आएंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अब भी हम देख रहे हैं मोमेंटम कायम है। कहीं ना कहीं एंट्री अपॉर्चुनिटीज बनती हुई जरूर नजर आती है, लेकिन रियलिटी चेक आपका होना बेहद जरूरी है और इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स जो लगातार आपको एडवाइस देते हैं वो जानना आपका जरूरी है। मेटल, एनर्जी, पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, ये कुछ तमाम सेक्टर्स हैं जहां पर आप आज अच्छा एक्शन देख रहे हैं। एफएमसीजी, फार्मा, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज बैक सीट पर बैठे हैं। एनर्जी और रियल एस्टेट के सेक्टर्स पर खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर ही वही पॉकेट है जो कि कुछ दिनों से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और इनफैक्ट अंडरटोन लंबी अवधि के लिए रियल एस्टेट के लिए अप साइकिल का है, लेकिन इन दिनों काफी ज्यादा जूझ रहा था। आज के सत्र में अगर आप देखेंगे सेक्टर परफॉर्म करने की कोशिश करते हुए। आइए आगे बढ़ेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके क्लोजिंग ट्रेड्स यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं वो जानेंगे। ध्वनि है, ओशो है और हमारी पैनल पर अब कुणाल शाह भी जुड़ गए हैं। तीनों का ही स्वागत है। ध्वनि, शुरुआत आपसे करेंगे। गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड आफ्टरनून मानसी और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो यहाँ पे मार्केट में देखने मिल रहा है, तो बॉटम जिन काउंटर्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वहां पे यहाँ पे बाइंग एक्शन देखने को ज्यादा कन्विंसिंगली मिल रहा है। सबसे पहला काउंटर जो है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। एक्साइड की अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक बॉटम बनाया 340 के लेवल्स के पास और उसके बाद जो नेक्स्ट स्विंग लो बनाए हैं दैट इज द हायर स्विंग लो। तो यहाँ से एक बाइंग एक्शन का कंफर्मेशन मिलता है कि कंटिन्यूएशन ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा। 400 के टारगेट के साथ आप इसको खरीदे और नीचे 356 का स्टॉप लॉस लगाए। दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है एंजल वन का काउंटर। एंजल वन के काउंटर में भी यहाँ पे जो बाइंग एक्शन है वो ऑन द बॉटम साइड से देखने को मिल रहा है। बॉटम्स जो इसके बने हैं वो 2150 के लेवल्स के पास यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला, उसको रीटेस्ट भी करा और वहां से लगातार दूसरा दिन है आज जहां पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ हम क्लोज करने जा रहे हैं। तो इसको आप खरीद के चल सकते हैं। ऊपर की तरफ जैसे ही 2500 का लेवल क्रॉस करता है फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा और तो 2620 के लेवल्स तक अपसाइड मोमेंटम बना रहेगा। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 2399 का लगाना है। एक्सचेंज एंसिलरीज पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र है और यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। बीएसई लिमिटेड पर भी नज़र होनी चाहिए। एंजल वन, ध्वनि की राय है, उनके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेज आपके स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर भी 400 के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी के मौके बन रहे हैं, ये कहना है ध्वनि का। यहाँ से और अपसाइड विजिबल है। कुणाल, गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक राय क्या होगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक फर्स्टली थोड़ा मार्केट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज की एक्सपायरी है निफ्टी की, तो रेंज बाउंड एक्सपायरी है 20,900 पे। कॉल और पुट दोनों में ऑप्शंस में डेटा काफी अग्रेसिव है। सो स्ट्रैडल जो हम कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल वो काफी राइट किए गए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक्सपायरी यही हो जाएगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, कल ये एक आउट परफॉर्मर था, आज एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अच्छा है। एक बार वापस अपने 20 डीएमए के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी पे भी बाई की सलाह रहेगी। 50,000 50,200 के टारगेट्स हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे देख रहे हैं, वो है बैंक निफ्टी इंडेक्स में। पिछले 2 दिनों से जहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है वो है मिड कैप स्मॉल कैप। ब्रॉडर मार्केट्स में पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे आई थिंक और एक दिन की रैली बाकी है जो कल के दिन भी कंटिन्यू होनी चाहिए। सो फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप के स्पेस में से रहेगा, जहाँ पे बुलिश एक्शन लग रहा है करंट लेवल से भी। सो पहला कॉल रहेगा मेरा वो है ट्रेंड लिमिटेड। स्टॉक एक मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है, फाइनली बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने एक रिवर्सल पैटर्न देखा है। सो यहाँ से अपसाइड बहुत अच्छी खासी ओपन हो सकती है। पुल बैक रैली के लिए रेडी हो चुका है स्टॉक। सो ट्रेंड को बाय करने की सलाह रहेगी। 5120 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। 4950 का स्टॉप लॉस रखना है। 5350 और 5500 ये दो टारगेट्स रहेंगे अपसाइड के लिए, ट्रेंड के लिए। तो ट्रेंड पहला पिक है बाय साइड पे। सेकंड है पेटीएम। पेटीएम में आप देखोगे डेली चार्ट पे तो एक फॉलिंग पैटर्न था, बट इस फॉलिंग पैटर्न में हमें आरएसआई में एक हायर लो बनते हुए दिख रहे हैं, जिसको हम टेक्निकल टर्म में करते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सो क्लियर कट एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। स्टॉक ने हमने 20 डीएमए को टेस्ट किया हाई लेवल्स पे,
ये रैली कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कंटिन्यू होनी चाहिए। तो पीटीएम पे बाय की सलाह रहेगी। 754-55 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप करंट लेवल्स पे ले सकते हैं। 720 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 800 से लेके 824 ये 2 टारगेट्स रहेंगे हायर एंड। खरीदारी की कुणाल की तरफ से भी हमें मिलती हुई है 3 कॉल्स खरीदारी की ध्वनि की तरफ से, कुल मिलाकर 5 हो गई है। कुणाल का मानना है कि ट्रेंड में खरीदारी करके चलनी है। 5500 तक जाने का दमखम रखता है स्टॉक, और पेटीएम में भी 800 पहला लक्ष्य, उसके बाद 824 के टारगेट्स ध्यान में रखे जाए। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर ध्वनि का पॉजिटिव आउटलुक, और एक्सचेंज एंसलरी में सीडीएसएल और एंजल वन। एक्सचेंज एंसलरी में काफी अच्छा आउटलुक बनता हुआ। ओशो, क्या आप भी एक्सचेंज एंसलरी, सीडीएसएल, कैम्स, बीएसई लिमिटेड, एंजल वन इन स्टॉक्स पर बुलिश हैं? क्या है आपके क्लोजिंग ट्रेड्स? यस, डेफिनेटली मेरा भी व्यू बहुत ही इन लाइन है मार्केट व्यू से, एंड मुझे लगता है मेरा जो प्रेफर्ड पिक है टेक्निकल बेसिस पे वो सीडीएसएल पे पहला लॉन्ग का बेट है। सीडीएसएल में अगर हम देखें तो बहुत ही स्टीप करेक्शन हुआ है, एंड टेक्निकल पैरामीटर्स अपने ओवरसोल्ड टेरेन पे पहुंच चुके हैं, बट लास्ट 3 दिन से जो कंसोलिडेशन था एंड आज जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिख रहा है हमें लोअर लेवल से, ये एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है आरएसआई पे। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि सीडीएसएल में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे। हायर लेवल्स पे मुझे लगता है कि 1320 तक का शॉर्ट टर्म में टारगेट है। मीडियम टर्म व्यू और भी ज्यादा बुलिश है, बट इमीडिएट बेसिस पे 1320 तक के टारगेट्स हमें सीडीएसएल में देखने को मिल सकते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंगली 1210 का स्टॉप लॉस एडवाइजेबल है इस ट्रेड में। सेकेंड काउंटर जिसमें मेरा व्यू बुलिश आ रहा है वो है इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक में 2 पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं। पहला, एक वर्टिकल रैली थी 920 से अप्रोक्सीमेटली 1080 तक का, उसका 38% रिट्रेस हुआ है काउंटर, एंड अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रांगली कंसोलिडेट करके वापस से बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। सो इंडसइंड बैंक में एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से एक वापस बाइंग ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकता है काउंटर में। सो इंडसइंड बैंक को खरीद करके चलने की सलाह बन रही है। करंट लेवल्स पे 1015 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड हायर लेवल्स पे इमीडिएट बेसिस पे 1090 से 1100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इंडसइंड बैंक को खरीदने की सलाह है ओशो की तरफ से। बैंकिंग में आज हम देख रहे हैं कि जो चुनिंदा शेयर आज तेजी दिखा रहे हैं उसमें इंडसइंड बैंक का भी नाम शामिल है, और दूसरा सीडीएसएल पर बुलिश है ओशो, और उसके भी टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। तो ये 2 शेयर खरीदारी करिए। आज हम देख रहे हैं कि मार्केट प्लेटफॉर्म वाले जो शेयर हैं दूसरे दिन बस कर रहे हैं। कल भी हमने तेजी देखी थी। बीएसई की अगर बात करें, आज फिर से 5-5.5% के आसपास की तेजी हो गई, और कल भी हमने इसमें बढ़िया तेजी 6-6.5% के आसपास की देखी थी। तो बीएसई जो अपने इसके हाइज हैं उसकी तरफ बढ़ चुका है, 6,000 रुपए के आसपास है। ओशो, आपने बीएसई को भी आपने चेक जरूर किया होगा। आई थिंक कि आपने जब सीडीएसएल देखा होगा ना, तो बीएसई भी साथ साथ देखा होगा। इसके भी जरा टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए, और फ्रेश बाइंग करनी है या नहीं ये भी आप गाइड कीजिए। बीएसई एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम के साथ है, एंड इस काउंटर में देखें तो कोई डिसाइसिव करेक्शन भी देखने को नहीं मिला है। बट ये मैंने पिक क्यों नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली इस वीक में नियर अबाउट 16% का मूव ऑलरेडी बीएसई ने दिखा चुका है। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म व्यू इस काउंटर में अभी नहीं बन के आ पा रहा था, बट ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जैसे ये अपने हाईज को 6000 के हाईज को ब्रेकआउट करेगा, अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट का हायर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल व्यू बहुत ही पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, इसलिए मैंने आज के ट्रेड के लिए इसको पिक नहीं किया। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीएसई के शेयर में गोल्डमैन सैक्स ने भी बाइंग की है। करीब 400 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं 7 लाख की क्वांटिटी में, और ये कमाल की रफ्तार रही है बीएसई की। 5,900 रुपए के ऊपर जाकर अब ये कारोबार कर रहा है। लेकिन सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से आज हम देख रहे हैं कि एनएचपीसी के शेयर में बढ़िया तेजी है। ये शेयर भी हमने देखा था कि 115-20 रुपए के आसपास हुआ करता था, वहां से गिरते गिरते 70 रुपए के आसपास आया, और आज रफ्तार हमें एनएचपीसी में बढ़िया देख रहे हैं। वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि सीएलएसए को ऐसा क्या दिखाया आखिर एनएचपीसी में, ये जरा समझते हैं। पूरी रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए सीएलएसए क्यों बुलिश हो रहा है एनएचपीसी पर, क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं इसके लिए? देखिए, एनएचपीसी में तेजी का कारण है सीएलएसए की रिपोर्ट। दरअसल सीएलएसए का कहना है कि यहाँ से स्टॉक जो है अगले 4 साल में 2 गुना होने का दमखम रखता है, और इन्होंने इस स्टॉक की जो रेटिंग है उसको बढ़ा दिया है। पहले आउट परफॉर्म की थी, अब ये हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, और 117 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। अब देखिए, इनका कहना है कि इस कंपनी के काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स जो है वो चालू होने वाले हैं।
जैसे कि पार्वती 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो इनका चालू होने वाला है। इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट भी चालू होने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो पार्वती 2 प्रोजेक्ट है उसके चलते अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की जो रेगुलेटेड इक्विटी है उसमें करीब 27% के आसपास का जंप देखने मिलेगा। बाकी जो प्रोजेक्ट्स है वो जब शुरू होंगे तो इनकी जो रेगुलेटेड इक्विटी है FY24 से 28 तक अगर आप देखेंगे तो 2 गुने के आसपास की बढ़त जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के EPS पे आपको देखने मिलेगा। इनफैक्ट जो कंपनी नए कारोबार में भी जारी है कुछ तो उसका भी इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ पे देखने मिलेगा। इनफैक्ट CLSA कहता है कि FY24 से 29 तक इस कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है उसमें 113% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने मिलेगी, जबकि पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। इसके अलावा इस कंपनी के EPS में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। ROE जो है अगले कुछ साल में करीब 512 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त जो है वहाँ पे आपको देखने मिल सकती है। हालांकि एक बात याद रखिएगा, इनका पहला टारगेट जो था वो 120 का था, 120 से काट के इन्होंने 117 किया है। लेकिन वो इसकी वजह ये है कि इनका कहना है कि हाई ग्रोथ के लिए इस कंपनी को केपेक्स काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा और केपेक्स ज़्यादा करने के चलते थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए इन्होंने अपना जो टारगेट है वो हल्का सा काटा है, 120 से काट के 117। लेकिन ये कहते हैं कि पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 25% की गिरावट जो है स्टॉक में हुई है और एंट्री पॉइंट जो है वो स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी है। अच्छा मौका है आपके पास, स्टॉक को यहाँ पे खरीद लीजिएगा क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और अगले 4 साल में स्टॉक जो है वो 2 गुना होने का पूरा दमखम रखता है। और इस रिपोर्ट के बाद आपने देखा कि NHPC का स्टॉक जो है उसमें जोरदार तेजी देखने मिली। बिल्कुल, शुक्रिया वरुण। तो जोरदार तेजी डे हाई के आसपास शेयर कारोबार कर रहा है और CLSA ने इसको अपनी हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म वाली लिस्ट में शामिल किया है। आप कुछ ना ये ब्रोकिंग हाउसेज जो हैं थोड़े राइडर जोड़ देते हैं कि अच्छा हाई कन्विक्शन वाली ये शेयर हैं। NHPC 80 रुपए का भाव है। ध्वनि आप बताइए 80 में अभी और कितने रुपए जुड़ेंगे और 100 रुपए का लेवल क्या हम ये फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते देख लेंगे? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे ओवरऑल काउंटर को अगर हम देख रहे हैं तो नियर टर्म हर्डल यहाँ पे देखने को मिल रहा है 83-84 के लेवल के पास और ये लेवल क्रॉस करने के बाद काउंटर के अंदर जो है वो बाइंग एक्शन हमको देखने को मिलेगा फर्दर ऑन द बुलिश साइड कन्विक्शन के साथ। तो ये लेवल तक का अपसाइड हम यहाँ पे अभी विटनेस कर सकते हैं आने वाले कुछ 2 से 3 हफ्तों में। स्टॉक यहाँ पे जो है यहाँ पे 84 से 85 का लेवल क्रॉस करेगा। जैसे ये लेवल क्रॉस होता है तो वापस से हमें एक तेजी जो देखने को मिलेगी वो स्टॉक को लेके जाएगी 96 से लेके 97 के लेवल्स तक। तो यस डेफिनेटली इसके अंदर अपसाइड मोमेंटम काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेवल भी जो है वो काउंटर ने यहाँ पे 70 के लेवल्स के पास अच्छा खासा बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो इसको होल्ड करके रखे, 70 का स्टॉप लॉस लगा के रखे। बट जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं वो 84-85 के लेवल्स को क्रॉस करने दे, उसके बाद इसके अंदर कोई पोजीशन बनाए। पोजीशंस के लिए 85 के लेवल्स का करना होगा इंतजार। लेकिन ब्रोकरेज अपग्रेड आया है और इसी के ठीक बाद हम देख रहे हैं NHPC के स्टॉक प्राइस में 6% की तेजी। CLSA ने अपने लक्ष्य बढ़ाए 120 रुपए तक किए हैं और 4 साल में शेयर दोगुना होने का लक्ष्य भी दिया है। हमारे एक्सपर्ट्स टेक्निकली भी और शॉर्ट टर्म बेसिस भी इस पर बुलिश नजर आ रहे हैं। चलिए क्विकली एक बार बाजार का क्विक मार्केट चेक हो जाए, उसके बाद हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटली बाजार की रूपरेखा कैसी नजर आ रही है। निफ्टी इंडेक्स एक बार लेकर आएंगे और साथ ही जिस तरह से वॉलेटाइल मार्केट्स नजर आ रहे हैं इस वक्त बाजार संभलने की कोशिश करते हुए रिकवरी मोड। बुलेटिन की शुरुआत से ही हमने देखा 22,900 के लेवल्स, चलिए 22,800 का जो स्तर था उससे आगे बढ़ता हुआ निफ्टी नजर तो आ रहा है। मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा, ब्रॉडर मार्केट ज्यादा रिकवर होते हुए इनफैक्ट बेंचमार्क से देखने को मिलेंगे। निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 900 साढ़े 900 अंकों की रिकवरी मिड कैप में नजर आ चुकी है। रोहन मेहता है हमारे साथ हमारी फंडामेंटल पैनल पर, उनका स्वागत करते हैं। उनसे फंडामेंटली एक टेक मार्केट पर, उसके बाद ऑप्शन की रणनीति भी आपके लिए लेकर आएंगे। गुड आफ्टरनून रोहन, बताएं क्या है आपकी रीडिंग इस वक्त मार्केट पर? गुड आफ्टरनून। आई थिंक सो 3 डेज बैक जब बहुत खराब पोजीशनिंग पे थे तब हमने बात की थी कि कैसे पॉजिटिविटी दिख रही है और लास्ट 2-3 दिन में क्लियर कट दिख रहा है कि द बाइंग इंटरेस्ट इज बिन देयर। दूसरा, हमने कंसिस्टेंटली देखा है कि जब मार्केट में स्टॉक आउटपरफॉर्म्स मार्केट, दैट इज निफ्टी और निफ्टी 500, इट इज अ वेरी गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट। आई एम नॉट सरप्राइज अगेन टू द पॉइंट दैट वी वुड बी एक्सपेक्टिंग विटनेसिंग 24,000 बिफोर मार्च। बट अभी से ही एक इंडिकेशन क्लियर है। NBFC केमिकल्स और थोड़े टूटे हुए कैपेक्स
काउंटर्स जो 50-60% डाउन है वहां पे अपनी रुचि ज्यादा है. सो ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट. टाइम टू बाय इन द मार्केट्स. एब्सोल्युटली पॉजिटिव आउटलुक फंडामेंटल टेक पर भी मिल गया हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स की तरफ से. और इस पर विस्तार से सेक्टर स्पेसिफिक भी एक एक कर बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि एट दिस जंक्चर अगर आप देखें सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार में हम काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देख रहे हैं. और सेक्टर्स भी इस वक्त हैं मेटल, एनर्जी, रियल एस्टेट, जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम करें. ऑटो एंसिलरी पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए. और साथ ही मिड कैप से जुड़ी चुनिंदा कंपनियां भी हैं जहां पर फोकस होना चाहिए. एफएमसीजी, फार्मा, आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स आज थोड़ा बैक सीट पर जरूर बैठे हैं. ऑप्शंस की दमदार रणनीति, ऑप्शंस के चैंपियन हमारे इस खास सेगमेंट में. आइए रुक करते हैं उसका. चॉइस ब्रोकिंग के कुणाल परार है हमारे साथ आज ऑप्शन की स्ट्रेटजी लेकर. कुणाल, गुड आफ्टरनून, बताएं. गुड आफ्टरनून. मतलब अच्छी खास मोमेंटम मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रही है. विद लोअर लेवल का रिकवरी भी है. स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम यहाँ पे देखने की बात चल रही है. उसमें एक स्टॉक है एक्सिस बैंक. पिछले 2-3 दिन से अच्छी खासा मोमेंटम में है एक्सिस बैंक. फिलहाल देखने जाए तो डेली चार्ट काफी कन्विंसिंग लग रहा है. आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से और भी अच्छे खासे लेवल दिखा सकता है. तो एक्सिस बैंक का कॉल खरीदारी करके चलने की सलाह है. एक्सिस बैंक का हम 1010 का कॉल खरीदेंगे, जो फिलहाल 15 रुपया 70 पैसा 15 रुपया 65 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है. एसएल की बात करें तो 10 रुपये का वहाँ पे आप एसएल मेंटेन करके चलेंगे. टारगेट की बात करें तो इमीडिएट 20 रुपये का टारगेट है. और वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपर में 27 रुपये 50 पैसे का अल्टीमेट टारगेट देखने को मिल सकता है. यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो होगा वो होगा 3565 का. और टारगेट की बात करें तो यहाँ पे ऊपरी लेवल पे आपको 7400 तक के टारगेट मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस है. एंड एक अपडेट भी दे देते हैं कि कल के दिन में हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2260 का पुट दिया था. उस पर भी आज टारगेट अचीव होते हुए हमें देखने को मिल चुका है. यस कुणाल, इनफैक्ट आज एचयूएल हमारे एक और टेक्निकल एक्सपर्ट के रेडार पर था. उनका भी मानना था कि डाउनसाइड यहाँ पर विजिबल नजर आती है. और कल की आपकी दी कॉल भी टारगेट हिट साबित होती हुई. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए. एक्सिस बैंक 1010 की कॉल खरीदने की राय 15 रुपये और 70 पैसे पर. लक्ष्य इसका 20 और 27.5 तक जाने का भी दमखम. स्टॉप लॉस 10 का मानकर चलें. वर्कआउट करने पर अधिकतम मुनाफा 7400 और अगर रिवर्स जाती है अधिकतम नुकसान 3665 का होने की भी संभावना इस वक्त नजर आ रही है. लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर, एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है और इसीलिए अपने एडवाइजर्स से सलाह लें. एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है. एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है. घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है. मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है. तो अपने एडवाइजर्स से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ में उतरें. लेकिन चलिए एक और स्पेस जिसका जिक्र करते हैं, आईजीएल, एमजीएल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां. रोहन, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे. ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बुलिश आई हैं. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर आपका फंडामेंटल आउटलुक क्या है? जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है दोनों ही स्टॉक्स पर. आईजीएल में तो हम देख भी रहे हैं अभी करीब 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ. और जेफरीज की रिपोर्ट की अगर माने खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है. 352 तक के टारगेट्स मानकर चल रहा है. एमजीएल भी करीब 3% की तेजी दिखा रहा है. कुछ दिन पहले बजट से ठीक पहले हमने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के डेवलपमेंट को लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर भी बताई थी हमारे व्यूअर्स को. रोहन, बताएं आपका फंडामेंटल टेक क्या है? इसमें देखो, आईजीएल पूरे गैस डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा पॉइंट पे चल रहा है जहां पे रीवैल्यू इसमें सब 10 टाइम्स के अर्निंग्स पे चल रहा है. पर क्यों इसको अर्निंग अपग्रेड नहीं मिल रही मोनोपोलिस्टिक पॉइंट से? बिकॉज कभी भी कुछ भी आ जाता है जहां पे लोग बोल सकते हैं कि दिस विल नॉट वर्क और यहाँ पे टैक्सेशन इज डिफरेंट और ये. तो दैट इज द रीजन इट्स वेरी स्केप्टिकल. सो वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ इट. वी आर वेरी नेगेटिव ऑन दिस सेक्टर. और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत कुछ बड़ा कोई ग्रोथ आने की संभावना है. सो दैट इज द रीजन नो ग्रोथ इज नो इन्वेस्टमेंट फॉर अस. फ्रॉम देयर रोहन. सो फिलहाल फंडामेंटली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर रोहन की तरफ से कोई टेक नहीं है. वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है. हालांकि इस वक्त हम देख रहे हैं इन कंपनियों में एक्शन के साथ कामकाज और ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर ये फिलहाल बिल्कुल रेंज में है. बस अच्छी चीज ये है कि कम से कम ये पक्का हो रहा है कि 22,800 पर बहुत ही तगड़ा बेस बना लिया है निफ्टी ने.
और पिछले 4 सत्र में जो क्लोजिंग हुई है बाजार की वो हुई 22,900 के ऊपर। आज भी हम 22,900 के आसपास ही निफ्टी को कारोबार करते हुए देख रहे हैं। 25 अंकों की हल्की सी गिरावट है इस वक्त और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो 195 अंकों के आसपास की। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में तेजी है। बजाज ऑटो करीब 2% ऊपर है। एमएनएम के शेयर में हम गिरावट देख रहे थे पिछले 3-4 सत्र से। आज एमएनएम में रिकवरी आई है, हालांकि शेयर कमजोर खुला था लेकिन लोअर लेवल से हम दिन के निचले स्तर से करीब 5-6% के आसपास की रिकवरी देख रहे हैं और अब ये 3% ऊपर है एमएनएम का शेयर। ऑटो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो करीब 7-8 सत्र तक लगातार गिरा, आज रिवर्सल के साइंस दे रहा है। सियाम की एक कॉन्क्लेव हुई है और सियाम यानी कि ऑटो कंपनीज का ये संगठन है। इनमें ऑटो कंपनीज ने FY26 के लिए आउटलुक दिया है। किस तरह का आउटलुक दिया है, क्या डिटेल्स है, अहम बातें लेकर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि बताइए क्या निकला है कॉन्क्लेव से, कहां फोकस रहने वाला है आगे? तो देखिए आने वाले समय में जो अच्छा आउटलुक बता रही है सीएम वो है कमर्शियल व्हीकल और 2 व्हीलर स्पेस में, जहाँ पे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में खास तौर से एक सबड्यूड यानी कि कमज़ोर आउटलुक सीएम की तरफ से बोलेंगे। क्योंकि देखिए कोविड के बाद जिस तरीके से पैसेंजर व्हीकल सेल्स में बढ़त हुई है, अब कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन तो ज़रूर आना लाजमी था। और सीएम का भी कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026 में अगर हम देखें तो सिर्फ 1 या 2% तक की ही ग्रोथ आप उम्मीद करें या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर 4% की ग्रोथ की आप उम्मीद करें। ज्यादा उम्मीदें इस बार पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से ना रखें। इसमें भी उन्होंने एक ब्रेकअप ये जरूर दिया है कि कई सारे जो प्लेयर्स हैं मारुति सुजुकी, ह्युंडई, एमएनएम, इनसे 1 या 1.5% तक की बढ़त आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं टाटा मोटर्स या किया की अगर बात करें तो वहां पे 2 से 4% की बढ़त हम आते हुए देख सकते हैं। 2 व्हीलर सेगमेंट में ज्यादातर सभी कंपनीज पे एक पॉजिटिव आउटलुक रहा है, जहां पर खासतौर से टीवीएस मोटर्स की बात करें तो वहां 9 से 10% साल दर साल ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं वो, जिसमें कि एनर्जी सेगमेंट जो है एक अच्छा कंट्रीब्यूटर रह सकता है। वही हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 7 से 8% की ग्रोथ की वो उम्मीद लगा रहे हैं। और लास्टली कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी देखिए ये पूरा सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट था जहां पर पिछले साल इलेक्शंस के बाद एक बढ़त आने की, एक तेजी आने की उम्मीद जरूर लगाई जा रही थी, पर वो हुआ नहीं इंडस्ट्री वाइड। अब अगर हम इस साल की बात करें तो कई सारी मैनेजमेंट की कमेंट्रीज भी पॉजिटिव है और सीएम का भी ये कहना है कि यहाँ पर भी आप सिंगल डिजिट ग्रोथ जरूर उम्मीद कर सकते हैं। और अगर बसेस सेगमेंट की बात करें तो खास तौर से वहां पर एक डबल डिजिट ग्रोथ की भी उम्मीद लगाई जा रही है। तो एक मिक्स्ड आउटलुक जरूर बोलेंगे, पर एक बात साफ है कि पैसेंजर व्हीकल आउटलुक जो है वो काफी कमजोर है सीएम की तरफ से। ठीक है, पैसेंजर व्हीकल का आउटलुक वो कमजोर दिख रहा है। कमर्शियल व्हीकल में, 2 व्हीलर में चीजें ठीक ठाक दिख रही हैं। सृष्टि बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे डिटेल्स बताने के लिए। रोहन भाई आपके पास आएंगे। नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। अगर हम 2 व्हीलर की बात करें तो पिछले 6 महीने बड़े निराशाजनक रहे कंपनीज के लिए और स्पेशली आपको भी याद होगा कि जब बजाज ऑटो ने गाइडेंस रिवाइज किया था लोअर एंड पर 2 व्हीलर के लिए, उसके बाद हमने प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हुई देखी। पिछले अगर हम 6 महीने में देखेंगे तो हीरो मोटो का शेयर करीब अपनी 1/4 वेल्थ इरोड कर चुका है। अगर यहाँ से चीज़ें ठीक होनी है, अगर यहाँ से करेक्टिव एक्शंस होने हैं इस सेक्टर में, तो आपको 2 व्हीलर में क्या सही लग रहा है और कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो वहां पर आपको कौन सा शेयर सही लग रहा है? अगर हम 2 व्हीलर्स की बात करें तो 2 व्हीलर्स में पूरा ऑटो में पूरा बहुत बड़ा टर्न अराउंड आ रहा है ना। ऑफ कोर्स द टर्न अराउंड हैज बीन ईवी। सो ये कितनी कंपनीज कितना बड़ा मार्केट शेयर ले सकती है, बिकॉज ईवीज में भी 2 सेगमेंट हो गए हैं कि कॉमर्शियल व्हीकल्स हो गए और कंज्यूमर व्हीकल हो गए। कॉमर्शियल व्हीकल्स में तो बहुत क्लियर है कि बाय 2025 सब कॉमर्शियल व्हीकल स्कूटर्स विल बी यूज्ड बाय ईवी ओनली। सो ये सेगमेंट पे आई बिलीव दैट टीवीएस हैज डन एक्सेप्शनली वेल, नॉट ऑन कॉमर्शियल व्हीकल बट ऑन कंज्यूमर व्हीकल, बिकॉज कॉमर्शियल व्हीकल्स में बहुत सारी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बहुत हैवी है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट, और ईवी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी है। तो आई थिंक सो टीवीएस मोटर स्टिल मेक्स लॉट ऑफ सेंस। बाकी हमको नहीं लग रहा है कि ऑटो में और कोई इंटरेस्टिंग प्लेयर है। एंड इन कॉमर्शियल, आप जब 4 व्हीलर्स की या कॉमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे हो तो हमको अभी भी लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अ इंटरेस्टिंग नंबर विद ऑल द प्लेस टुगेदर। इट्स नॉट ओनली ट्रैक्टर्स और इट्स नॉट ओनली द ट्रक्स बट एवरीथिंग एज अ फैक्टर। ये 2 कंपनी निकाल दो तो ऑटो में हमको लग रहा है कि एवरी कंपनी इज ऑन द नेगेटिव टेरिटरी। ऑटोज को लेकर ये भी, लेकिन चलिए 3 बज गए हैं और हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का वक्त हो गया इस वक्त।
हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ हैं। आनंद, बताइए आज कहां पर बाजार में एक्शन दिख रहा है, कौन से शेयर चल रहे हैं, कौन से गिर रहे हैं? जी हाँ, सबसे पहले बात करें एल&टी की तो कंपनी की सब्सिडियरी को 2,500 से 5,000 करोड़ की रेंज में ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो ओडिशा में ग्रीनफील्ड एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट लगाने के लिए मिला है, जिसके चलते शेयर में हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें गार्डन रीच की तो कंपनी ने 123 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हुआ है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने विदेश मंत्रालय के साथ साइन किया है, जिसके चलते शेयर में हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। टाटा पावर भी फोकस में है। टाटा पावर ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ करार किया है और ये जो करार है वो कंज्यूमर एनर्जी ट्रांजिशन के लिए किया है, जिसके चलते शेयर में हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। रेलटेल को भी 22 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट से मिला है, जिसके चलते शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहा है। और अंत में बात करें BEL की तो BEL को 1220 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो रक्षा मंत्रालय से मिला है, जिसके चलते शेयर में करीब 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आनंद। ये तमाम जो खबरें हैं उसके दम पर जहां पर रिएक्शन आ रहा है, फटाफट आपको 1 मिनट के अंदर आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए जो सेगमेंट पिटे हुए थे ना, वहां पर अगर खबर आ रही अच्छी तो खबरों में रिएक्शन भी आ रहा है। पावर में हमने कमजोरी काफ़ी ज़्यादा देखी है। आज देखिए टाटा पावर का शेयर चल रहा है। गार्डन रीच कितने का कॉन्ट्रैक्ट? 123 करोड़ का। तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चल रहा है, सेंटिमेंट पे चल रहा है कि ये शेयर पिटा बहुत है, अब लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। और गार्डन रीच में हम तेजी देख रहे हैं। एल&टी में भी हमने देखा था हाल फिलहाल की जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज थी, एल&टी, सीमेंस, कमिंस, BHEL, अब ये इनमें एक रिन्यूड इंटरेस्ट आ रहा है। ये साइंस ठीक है। देखिए वैल्यू करेक्शन जो होना था वो हुआ और जहां पर अच्छे स्टॉक्स हैं, जहां पर अच्छी खबरें आ रही हैं, बाजार उनको रिस्पेक्ट भी कर रहा है। एक जरा राय चाहिए एल&टी के शेयर को लेकर आपसे रोहन जी। एल&टी आपको लगता है कि सही प्राइस पर है अभी शेयर ये, और यहां से हम तेजी देख सकते हैं आगे चल के? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फंड में एल&टी है, वी आर अ बायर ऑन इट, सो वो लेट मी पुट अ डिस्क्लेमर। मैं अभी 10 मिनट पहले मेरी टीम के साथ बात कर रहा था। एक एल&टी ऐसा शेयर है कि एवरी डे इट गेट्स एन ऑर्डर बट एवरी डे स्टॉक प्राइस डजंट गो अप। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद इट। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में इट इज द ओनली प्ले, डिसेंट प्ले इन इंडिया जहां पे आप उसको रिलाई कर सकते हो विद द ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन पावर, और सही मायने में वो लीडर है। पर कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द कैपिटल इतनी जगह पे जा रहा है और इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द डिले ऑफ द पेमेंट या स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल पॉइंट। बट या आई थिंक स्टिल फील दैट टिल द टाइम द ऑर्डर्स आर देयर, नंबर्स आर देयर, एल&टी इज द ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले। तो वी आर वेरी बुलिश ऑन एल&टी। अच्छे कॉल एल&टी। इनफैक्ट यहाँ पर मजबूती के साइंस, टेक्निकली तो चार्ट्स फिलहाल हम देख रहे हैं हल्की फुल्की सी बिकवाली का दबाव भी, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले एल&टी पर नज़र ज़रूर होनी चाहिए और हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर। हमारी टेक्निकल पैनल पर अक्षय भागवत भी जुड़ गए हैं। अक्षय, गुड आफ्टरनून। 3:10 होने वाले हैं, तो BTST, STBT या कोई क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से हैं तो सबसे पहले वही बताइएगा। मानसी जी, तो बाजार का थोड़ा सा आज फ्लैट साइडवेज मोमेंटम है, पर कहीं ना कहीं सरकारी कंपनियों में मोमेंटम काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ऑयल एंड मार्केटिंग में BPCL ये स्टॉक चुना है BTST के तौर पे। तो ओवरऑल 258 के प्राइस एक्शन से एक पॉसिबल डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। काफी ओवरसोल्ड रहा है स्टॉक और एक अच्छी रिकवरी की अटेम्प्ट कर रहा है। रिकवरी के चलते 267, 269 ये दो टारगेट आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो बाय करें BPCL, स्टॉप लॉस 251 का बनाएं और करीबन 268 के आसपास अपना टारगेट एरिया बनाएं। BPCL पर एक राय, 258 के लेवल्स पर 1.25% की तेजी है। अक्षय, PSU बैंक्स में भी अच्छी खरीदारी है। PSU बैंक का खेमा, उस पर भी आपकी एक राय जानना चाहेंगे। बैंक ऑफ इंडिया को ही देख लीजिए, करीब 5% की मजबूती के साथ आज के सत्र में आउट परफॉर्म करता हुआ।
बिल्कुल, आज पूरा दिन सरकारी कंपनियों के नाम से है। आज जो भी आप कोई भी स्टॉक उठा लो जहाँ पे सरकारी कंपनी है, वो स्टॉक्स इंट्राडे में बहुत मजबूती के साथ चले हैं। शायद बार्गेन हंटिंग का सिनारियो है, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स जो भी आज रिकवर हुए हैं काफी पिटे हुए थे। तो बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एक सपोर्ट बेस 96 के आसपास बनने के बाद आज अच्छी मोमेंटम पकड़ी है डे ट्रेडिंग में। अभी भी एक ट्रेडिंग वाला मोमेंटम बेस्ड रैली है, कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। 110 112 ये दो टारगेट से आपको वर्क करना है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मोमेंटम कैप्चर जिनको करना है, आप 110 या 112 ये टारगेट्स के लिए आप होल्ड करें या बाय करें। 99 का स्टॉप लॉस बनेगा बैंक ऑफ इंडिया में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू 112 तक के लेवल्स, ये लेवल्स देखने पर इसे फिर से एक बार रिविजिट जरूर करेंगे। लेकिन इस वक्त मोमेंटम जो है अच्छा देखने को मिला है, करीब 5-5.5% की तेजी, करीब 100 अंकों की मजबूती निचले स्तरों से निफ्टी में भी 22,900 के लेवल्स पर। और जहां पीएसयू बैंक्स की बात चली है, पीएसयू सरकारी कंपनियों से ही जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर आई, आपको बताते हैं। सरकार कुछ पीएसयूज में अपना कुछ हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। FY26 यानी वित्त वर्ष 2026 में इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य सरकार बनाकर चल रही है। क्या है ये खबर, सूत्रों के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल रही है, इसकी सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार FY26 के दौरान डिसइन्वेस्टमेंट के लिए OFS रूट को ही एक इम्पॉर्टेंट टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करेगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार की ये योजना है कि FY26 में 5-6 कंपनियों में माइनॉरिटी स्टेक सेल किया जाएगा। OFS रूट के जरिए सरकार अपनी माइनॉरिटी स्टेक जो है वो बेचेगी और उसकी योजना तैयार की जा रही है। साथ ही साथ जो करंट मार्केट कंडीशंस हैं, ऑफ कोर्स उसको ध्यान में रखा जाएगा और उसी हिसाब से सरकार अपनी रणनीति तैयार करेगी। हालांकि सोर्स इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि 2 OFS के बीच में सफिशिएंट गैप रखा जाएगा ताकि मार्केट में एपेटाइट बनी रहे और बेटर रिस्पांस भी मिले। इस बात को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन फोकस इस बात पर है कि OFS रूट को ही डिसइन्वेस्टमेंट का एक जो बेहतर जरिया है वो बनाई जाए, खासकर जो मौजूदा कंडीशंस हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें जो PSUs हैं उनके लिए OFS की घोषणा सरकार कर सकती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और डिफेंस सेक्टर की जो CPSEs हैं उनके लिए OFS लॉन्च किए जा सकते हैं। जहां तक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का सवाल है, अगर आप FY26 की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसके लिए 2 तरह की रणनीतियां हैं जिस पर सरकार काम कर रही है। पहला तो ये कि कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है उसको फोकस किया जा रहा है, और दूसरा जो CPSEs में जो वैल्यू जनरेशन है, असेट क्रिएशन है, उस पर फोकस है। साथ ही साथ जो नॉन कोर असेट्स हैं CPSEs के, उसकी लिस्टिंग पर भी फोकस किया जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। CPSEs की बात जहां तक करें उसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, और साथ ही साथ वित्त वर्ष 2026 के दौरान IDBI पर फुल फोकस है। सरकार की योजना ये है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान IDBI बैंक का जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसको कंप्लीट किया जाए। लिहाजा तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं कि IDBI बैंक के ऊपर तमाम फोकस हो और वित्त वर्ष 2026 के दौरान इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाए। बिल्कुल प्रकाश, अहम जानकारी दे रहे हैं आप, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। रोहन, आपसे एक टेक सरकारी कंपनियों पर जरूर जानना चाहेंगे। अभी प्रकाश भी बता रहे थे कि सरकार कुछ PSUs में हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। दरअसल बाजार के हालात को देखकर वैल्यू इसकी तय होगी, लेकिन खास तौर से इंफ्रा, पावर, ऑयल एंड गैस, डिफेंस PSUs में विनिवेश की संभावना है। FY26 में ट्रांजैक्शंस पूरे करने की कोशिश की जाएगी। सरकारी कंपनियों पर आपकी राय क्या होगी? अभी सरकारी कंपनी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। जो ओवर वैल्यूएशन हो गई थी तकरीबन 6 महीने पहले, तो आई थिंक सो वो बहुत डिसेंट वैल्यूएशन पे हो गई है। तो सरकार अभी आ रही है तो इन्वेस्टर के लिए कुछ बाकी रहेगा, वहां पे टेबल पे लिए कुछ होगा इन्वेस्टर के लिए, तो इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। पर ओवरऑल अभी भी वैल्यूएशन बहुत अच्छे लेवल पे है। ऑफ कोर्स स्पेसिफिक कंपनीज ऑन टू द पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, बट आर वेरी पॉजिटिव ऑन द OFS। ऑल पॉजिटिव सरकारी कंपनियां और सरकारी बैंक्स में तो आज एक्शन हम देख भी रहे हैं और उस रेंज से निकलने की संकेत दिख भी नहीं रहे हैं। अब देखिए 15 मिनट रह गए हैं मार्केट बंद होने में और निफ्टी बिल्कुल एक 40 अंकों की रेंज में है।
दायरा इतना टाइट है, 22-23 हज़ार का सोचिए इंडेक्स है और वहाँ पर ये दायरा मतलब और सरप्राइजिंग ये है कि आज एक्सपायरी वाले दिन भी मतलब कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। स्टॉक्स में एक्शन ज़रूर है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं कि 10% 15% के आसपास की तेज़ी है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में तेज़ी है आज 17% के आसपास की। पीरामल फार्मा 200 रुपये के ऊपर निकलने के बाद और हीटअप हो रहा है, 10% के आसपास की तेज़ी पीरामल फार्मा के शेयर में हो गई है। स्टर्लिंग विल्सन हो गया, अमारा राजा हो गया, रेडिको खेतान, NHPC, ये तमाम शेयर आपको दिखेंगे 6 से 8%, 10% के आसपास के मूव दिखाते हुए। पाइप वाली जो कंपनी है, देखिए वेल्सपन कॉर्प में हम तेज़ी देख रहे हैं, APL अपोलो में तेज़ी देख रहे हैं। ये बेसिकली पाइप बनाने का काम करती हैं, तो यहाँ पर अच्छी तेज़ी आ रही है। लेकिन चलिए 3:15 हो गए हैं, अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि BTST या फिर STBT के लिहाज से कहाँ पर मौके बन रहे हैं। हमारे साथ हैं अक्षय भागवत जी हैं, कुणाल शाह जी हैं। अक्षय जी नमस्कार, शुरुआत आपसे कर लेते हैं BTST ट्रेड्स की। बताइए कहाँ पर आपके हिसाब से मौके हैं बाजार में, क्या ट्रेड करने की आप सलाह देंगे? करना है तो सिप्ला मेरे रेडार में है। सिप्ला डे ट्रेडिंग में भी अच्छी रिकवरी की है सिप्ला ने। और दूसरी बात, बहुत ही एक अहम रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट जोन पे ट्रेड हो रहा है, जो है 1485 का जोन। 1485 ब्रेक कर जाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बेस्ड बाइंग देखने को मिल सकता है, तो उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए आपको BTST करनी है। सिप्ला 1479 करंट मार्केट प्राइस है। ब्रेकआउट आते आते मेरा एक्सपेक्टेशन है 1518 या 1525, ये दो टारगेट सिप्ला छू सकता है। 1462 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये BTST ट्रेड में। ठीक है, 1460 एक बार टारगेट अक्षय जी फिर से बताएंगे। 1462 क्या स्टॉप लॉस है? ये 2 स्टॉप लॉस है, 1480 करंट मार्केट प्राइस है, इस पे अपने को बाय करना है। 1518 1525 ये दो टारगेट एरिया रहेंगे बाइंग पोजीशन पे। ठीक है, 1525 ये टारगेट आपके लिए अचीव हो सकता है। सिप्ला में 1462 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के सिप्ला को ट्रेड कीजिए। फार्मा में आज थोड़ा मिला जुला रुझान है और 1% के आसपास की तेजी फिलहाल हम सिप्ला के शेयर में देख रहे हैं। कुणाल आप बताइए, आपकी नजर कहां पर है? आपके हिसाब से कहां मौके होंगे BTST के? फोकस मिड कैप स्मॉल कैप पे रहेगी आई थिंक यहाँ पे, और एक दिन की रैली बाकी है। तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉक रेडार पे है जो कल के दिन के लिए एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिखा सकता है, वो है ABFRL। स्टॉक ने ऑलरेडी एक बॉटम फॉर्मेशन दिखाया था 3 दिन पहले, एक हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन बताया था। 2 दिन का कंसोलिडेशन था और आज वापस से फॉलोअप मूव आया है अपसाइड पे। तो ये कल एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो ABFRL बाय है तो 56 के आसपास चल रहा है। 249 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। 261 और 265 ये दो टारगेट्स रहेंगे हाई। पारल आज भी BTST का कैंडिडेट बना है, अच्छी खासी मजबूती और नतीजों के ठीक बाद आदित्य बिरला फैशन का स्टॉक का काफ़ी फोकस रेडार पर है। तीसरी तिमाही के नंबर्स आए थे और उसमें कंपनी के रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर ऑलमोस्ट 3% का इजाफा देखने को मिला था। घाटा ज़रूर नजर आया, लेकिन घाटा कंपनी का कम हुआ है और इसके ठीक बाद रिजल्ट के बाद हम देख रहे हैं इम्पैक्ट जो ना पॉजिटिव साइड। इस वक्त करीब 100 अंकों की रिकवरी के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ 22,900 के पार निकलकर मजबूती के साइंस मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा नजर आ रहे हैं, बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट ज्यादा एक्टिव होते हुए। REC PFC के चार्ट से एक बार देखेंगे और ताजा खरीदारी के कैंडिडेट्स बने हैं ये। अक्षय आपसे जानना चाहूंगी, करीब 3-3.5% की तेजी REC के काउंटर में नजर आ रही है और साथ ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर भी एक नजर होनी चाहिए। दोनों स्टॉक साथ चलते हैं, करीब 2% की तेजी के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी ट्रेड करता हुआ। जी, तो दोनों सरकारी कंपनियां हैं और कहीं ना कहीं अगर प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी ओवर सोल्ड थे ये दोनों काउंटर्स, और उसके चलते आज आपको एक ये पूरे सेक्टर में एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है। तो अगर दोनों में चुनाव करना है, क्योंकि दोनों का प्राइस स्ट्रक्चर रिकवरी का ही इंडिकेशन दे रहा है, तो मैं PFC के साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक और क्लैरिटी है, क्योंकि 350 360 एक बहुत ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव, और यहाँ से आप बाय करेंगे तो एक पोजिशनल एक 10-15 दिन के होल्डिंग से 420 या 425 ये टारगेट्स आप बना के चल सकते हैं। तो बाय करें PFC, 360 के नीचे स्टॉप लॉस, 425 440 तक भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं टारगेट, तो PFC प्रेफर करूंगा और REC। ठीक है, अब PFC ज़्यादा प्रेफर्ड है, REC और PFC दोनों के कंपैरिजन में।
इस बीच पेटीएम पर भी कुणाल आपसे राय जानना चाहेंगे। आज के सत्र में जो 1.25% की मजबूती दिख रही है, एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट डे हाई स्टॉक ट्रेड करता हुआ ऊपरी स्तरों से थोड़े से गेंस फ्रिजल आउट जरूर हुए हैं, लेकिन 753 के लेवल्स पर पिछले एक महीने में हमने इसकी चाल डाउन साइड ही देखी, ऑलमोस्ट 16 to 20% की गिरावट दिखाई है। पिछले 6 महीने में करीब 30% की मजबूती के साइंस है, लेकिन आज की जो तेजी है, क्या कन्विक्शन बनता है? आई थिंक हमने जो 2 कॉल दिए थे उसमें से एक पेटीएम भी था मेरा बाय। आई थिंक स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। एक टाइम वाइज करेक्शन था डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें टेक्निकल टर्म्स पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। कल हमने देखा था कि एक बुलिश एंगल का कैंडल बना था, फॉलो अप मूव आया है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एक स्टॉक हो सकता है जहाँ पे एक अच्छी खासी रैली हायर एंड पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बुलिश है। मुझे लगता है कि जो रिसेंट स्विंग हाई था स्टॉक का 810 812 वो लेवल तक आना चाहिए। सो पीटीएम पे व्यू बुलिश है। 720 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डाउनसाइड। अक्षय, क्विकली 2 स्टॉक्स पर आपका टेक हम जानना चाहेंगे। एक तो त्रिवेणी टर्बाइन, 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 577 के लेवल्स पर, और साथ ही एम्बर एंटरप्राइजेस पर भी अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि आज के सत्र में एम्बर एंटरप्राइजेस में भी अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 5% के गेंस दिखाता हुआ ये स्टॉक। तो पहले त्रिवेणी टर्बाइंस में आप देखें, आज एक रिकवरी जरूर है, बट प्राइस चार्ट्स अगर मैं देखूं तो एक ट्रिपल टॉप का ब्रेकडाउन, जो एक बेरिश सेटअप है, इसको हमने देखा था 615 के लेवल पर। तो एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, उसके चलते आज भी जो रिलीफ रैली है उसमें एग्जिट की राय रखूंगा मैं। तो एग्जिट अगर आपको 600 के आसपास मिले तो अच्छे रेट रहेंगे, पर बाय करने की राय फिलहाल नहीं है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के माध्यम से। 600 के आसपास एग्जिट करें त्रिवेणी टर्बाइंस। और एम्बर एंटरप्राइजेस, इसकी अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन से, एक सपोर्ट जोन से 5600 से अच्छा रिकवरी कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा पुल बैक रैली 6200 या 6300 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो ट्रेडिंग के अगर मौके ढूंढ रहे हैं आप, तो एम्बर एंटरप्राइजेस का प्राइस स्ट्रक्चर बेटर है। यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशन ही ले, पोजिशनली या लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक कुछ सही नहीं है। ट्रेडिंग के लिए 6300 तक मेरा टारगेट बनेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 575। ठीक है, अंबर एंटरप्राइजेस को लेकर ये व्यू 5.5% की बढ़िया तेजी अंबर एंटरप्राइजेस के शेयर में दिख रही है। आज ऑटो में जो बाइंग हो रही है उसमें एमएनएम लीड कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की कंपनी एंडोरिल इंडस्ट्रीज के साथ एक टाई अप किया है, और इस टाई अप की खबर आने के बाद हमने देखा कि लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी एमएनएम के शेयर में आई। आज भी शुरुआत कमजोर हुई थी और लगातार हम 6ठे या 7वें सत्र में एमएनएम के शेयर में कमजोरी हम देख रहे थे, लेकिन ये एंडोरिल के साथ जो करार है, एआई सिक्योरिटी सिस्टम कंपनी ये बनाएगी और उसके लिए करार हुआ है। एमएनएम का शेयर लेकर आई है स्क्रीन पर, और बढ़िया तेजी लोअर लेवल से आई है एमएनएम में। आप जरा बताइए अक्षय जी, एमएनएम क्या करना चाहिए शेयर में, और जो गिरावट चल रही थी महिंद्रा एंड महिंद्रा की, क्या आपको लगता है कि वो पूरी हो गई है और अब शेयर यहां से चलने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, जो डाउन साइड है वो काफी कैप है, क्योंकि अगर आप जुलाई महीने से इसका पूरा प्राइस स्ट्रक्चर पुल अप करके देखें, वीकली चार्ट्स पे हो या मंथली पे, बार बार कहीं ना कहीं 2650 प्लस माइनस 50 पॉइंट्स, वहां से हमेशा ये स्टॉक एक उछलने की टेंडेंसी रखता है। जब भी उछलता है 3050 3200 यहाँ तक उछला है। एक चौपी दौर रहा है गए 6 महीने में, पर एक अच्छी ही बात है कि बार बार 2700 या 2800 के आसपास बाइंग देखने को मिल रही है। तो आज भी न्यूज के चलते, टेक्निकल सपोर्ट के चलते आज हमने रिकवरी देखी है, और दोबारा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक वापस पोजीशनल तौर पे 3200 तक जा सकता है। तो पोजीशनली जिनके पास है या बाय करना है, आप बाय करें। 2600 का स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रेडिंग के माध्यम से किसी को बीटीएसटी करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, तो आज का लो 2700 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 3000 तक एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेस्ड बाइंग भी आप एमएनएम में कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए 3000 तक फिर से जा सकता है। 3200 रुपये से हमने एक तरफा फॉल देखी 2700 रुपये तक, आज भी 2700 रुपये के आसपास तक गया था। 2693 आज का लो है, और वहां से देखिए इंट्राडे में ये रिकवरी बहुत ही शानदार रही है। एक सेगमेंट जो बजिंग लग रहा है और जहां पर हमने काफी ज्यादा करेक्शन देखा भी ऊपरी स्तर से, वो है पावर का। पावर शेयरों में तेजी है। अच्छा, पावर क्या, आप अगर पूरी एनर्जी बास्केट को अगर आप बड़ी कर लें तो आप देखेंगे कि आज एनटीपीसी चल रहा है, आज हमने कोल इंडिया में तेजी देखी, ओएनजीसी का शेयर चला,
इसके अलावा अगर आप वायदा के कुछ शेयरों की बात करें, IGL, SJVN, CESC, ये तमाम शेयर चलते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर हम पावर शेयरों की बात करें तो आप देखें SJVN करीब 150 रुपए का भाव होता था, 100 रुपए के नीचे आ गया था, उसमें तेजी है। CESC में भी हमने 200 रुपए के ऊपर के प्राइसेस देखे, वो भी शेयर आ गया था 125 रुपए के नीचे, उसमें बाइंग आई है। कुणाल जी, आप जरा बताइए, पावर में कहीं आपको ये ट्रेंड सस्टेन होता हुआ दिख रहा है तेजी का? कुछ बाइंग करें या करें क्या अभी? डेफिनेटली पावर एज अ सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से मुझे जो टॉप पिक रहेगा वो है कोल इंडिया। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाउंस दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने 4-5 दिन के हाइस को भी ब्रीच किया है आज, तो मुझे लगता है यहाँ पे तेजी बहुत अच्छी खासी होगी। मुझे लग रहा है हायर एंड पे जो स्टॉक के लेवल्स है 380 383 के लेवल्स आ सकते हैं। करंटली 368 के आसपास चल रहा है, तो आप करंट लेवल से भी इसको लॉन्ग कर सकते हो। 360 का स्टॉप लॉस रखना है, 380 और 384 ये दो टारगेट्स हायर एंड। ठीक है, 380 और 384 कोल इंडिया के लिए टारगेट है कुणाल जी की तरफ से। बाजार मंथनों में 3 मिनट के आसपास का समय है, फटाफट एक और शेयर के बारे में समझ लेते हैं और वो है HDFC बैंक का। फिलहाल आप देखेंगे दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, करीब करीब 2.5% के आसपास की कमजोरी हो गई। 1700 रुपए के ऊपर हमने पिछले 3 सत्र में तेजी देखी थी HDFC बैंक में। आज ये शेयर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। अक्षय जी, और गिरेगा या फिर इस लेवल पर कॉन्ट्रा बाइंग करें? इतने दिन HDFC बैंक कहीं ना कहीं इंडेक्स मैनेज कर रहा था, तो होल्ड कर रहा था। आज बिन कारण के गैप डाउन हुआ है और कोई ठोस न्यूज़ भी नहीं है कि इतना नेगेटिव हो। एक हल्का सा ट्रेडिंग सपोर्ट बिल्कुल है 1680 के आसपास, जो 3-4 दिन का लो पॉइंट है। पर कहीं ना कहीं ब्रॉडर सेटअप देख के मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टॉक नीचे 1630 जाने की तैयारी कर रहा है, तो फिलहाल बाइंग ना करे। अगर ट्रेडिंग बाइंग पोजीशंस है तो आपको 1675 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलना है। पर कुल मिला के मेरा रीडिंग है कि शायद स्टॉक आने वाले दिनों में 1630 तक निचले स्तर पे छू सकता है। 1630? अच्छा, हम तो सोच रहे थे कि नहीं, अब आप कहेंगे कि नहीं ये 1750-1800 रुपए के रेंज में जाएगा। 1630 तक फिर से फिसल सकता है। HDFC बैंक को लेकर ये व्यू, 2.5% के आसपास ही कमजोरी। अच्छा देखिए, 1630 अक्षय जी शायद इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि यही वो लेवल है 1600 से लेकर 1620-30 वाला, जहां पर आके बार बार HDFC बैंक ने सपोर्ट लिया है और उसके बाद हमने 1880 के भी लेवल HDFC बैंक के शेयर में देखे हैं। तो आज थोड़ी सी स्लाइड बढ़ी है, शायद थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो वहां पर अगर आपको निवेश करना होगा तो रिस्क रिवॉर्ड और आकर्षक हो जाएगा। वैसे भी अगर आप लंबी अवधि का सोचते हैं ना, फिर कोई दिक्कत ही है नहीं HDFC बैंक के शेयर में। चलिए, बाजार बंद होने में 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया है और आज फिर से वही हम चीज़ देख रहे हैं जो पिछले हमने 3-4 सत्र में देखी है। निफ्टी आज फिर हम देख रहे हैं कि 22,900 के ऊपर की क्लोजिंग आपको देगा। 22,910 पर फिलहाल है। 22-23 अंकों की हल्की सी गिरावट। लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो आपको आज का जो लो है वो है 22,812 का, वहां से करीब करीब 100 अंकों पर आपको निफ्टी दिखेगा। आप ये देखिए कि लोअर लेवल से रिकवरी क्या आ रही है और ये पिछले हमने आज को अगर मिला लें तो पिछले 4-5 दिन की कहानी बाजार की यही रही है निफ्टी की, कि लोअर लेवल से 100 पॉइंट की, 150 पॉइंट की, 200 पॉइंट की रिकवरी आती है। तो ये कम से कम कंफर्म हो गया है कि 22,800 के आसपास बाजार ने बढ़िया वाला बेस बना लिया है। निफ्टी बैंक में आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई क्योंकि निफ्टी बैंक में हमने देखा था कि निफ्टी के मुकाबले स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। कल 450 अंक जोड़े थे, आज उसमें से करीब करीब 250-300 अंक गंवा दिए हैं और उसकी वजह यह रही कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक, कोटक बैंक, यहाँ पर आज के सत्र में हमने कमजोरी देखी है। आज वैसे कोई सेक्टर में ना ऐसा नहीं कि कोई एक तरफा कोई ट्रेड रहा हो। ऑटो में कुछ शेयर चले हैं तो कुछ शेयर गिरे हैं, बैंकिंग में कुछ शेयर चले हैं तो कुछ शेयरों में हमने गिरावट देखी है। मेटल में थोड़े बहुत मूव्स आए हैं। आज हमने देखे कि हिंडाल्को में अच्छी तेजी रही, माइनिंग में कोल इंडिया में अच्छी तेजी रही, टाटा स्टील के शेयर में भी तेजी रही है और मेटल से रिलेटेड जो पाइप वाले शेयर हैं वहां पर भी आज हमने स्ट्रेंथ देखी है। BSE आज क्लियरली एक विनर रहा है, करीब 5 से 6% के आसपास की तेजी हमने BSE के शेयर में देखी है और इसके अलावा IGL को लेकर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अच्छी थी। IGL के शेयर में भी आज हमने बढ़िया तेजी बनते हुए आज के सत्र में देखी। कंजम्पशन वाला खेमा थोड़ा सा सुस्त रहा है। सिगरेट पर जिस तरह से टैक्स लगाने की बातचीत हो रही है, GST को बढ़ाकर 40% करने की बातचीत हो रही है, तो आज हमने देखा कि ITC कमजोर रहा और ITC के अलावा हमने गॉडफ्रे फिलिप्स, वेस्टी इंडस्ट्रीज में भी प्रेशर के साथ ही कारोबार होते हुए देखा है। 22,900 के आसपास की क्लोजिंग, कहानी वही है जो पिछले 4 दिन की रही है।
एक सत्र और बचा है, वो है शुक्रवार का। चलिए आज के सत्र को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कुणाल जी और अक्षय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए प्रॉपर्टी को लेकर हमारा खास शो स्मार्ट शहर। कहीं जाएगा नहीं आप। नमस्कार।